ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं प्रणम्य जिनिन्दवरनेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयन भूषणुदयं जीवसपरुवणं मोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि नवाचार्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। योग मार्गाना का वर्णन हम पढ़ रहे हैं और उसमें उत्कृष्ट संचय के आवश्यक कारण जो होते हैं, उस आवश्यक कारणों को समझकर कौन उत्कृष्ट संचय करता है, ये पढ़ने के बाद प्रत्येक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति को हमने समझा था। औदारिक की 3 पल्य, वैक्रियक की 33 सागर, आहारक की अंतर्मुहूर्त, तेजस की 66 सागर और कार्मन की सामान्य से 70 कोड़ा कोड़ी सागर और प्रत्येक कर्म की अपनी अपनी स्थिति। अब यहाँ पर 253 नंबर की जो गाथा है, इस गाथा से हमें कुछ संख्याओं का ज्ञान यहाँ पर होगा और जो बातें हैं, इन बातों को समझकर प्रत्येक जो शरीर है, उस शरीर की उत्कृष्ट स्थिति के बाद प्रत्येक शरीर की गुण हानि कैसे होती है और निषेकों की जो रचना होती है, वो निषेकों की रचना के बाद उसमें वो हीन हीन कैसे होता जाता है। तो प्रत्येक शरीर की उत्कृष्ट स्थितियों के गुण हानि आयामों के बारे में अभी 253 नंबर की गाथा से हमको ये आचार्य महाराज बताएंगे। कल 252 नंबर की गाथा हमने पढ़ ली थी। आइएगा 253 नंबर की गाथा आज से हम प्रारंभ करते हैं। अंतो मुहूर्तमेत्तम गुणहानि होदि आदिमती गानम गुणहानि होदि आदिमती गानम पल्ला संखे जदिमम पल्ला संखे जदिमम गुणहानि तेजकम मानम गुणहानि तेजकम मानम। क्या कह रहे हैं? अंतो मुहूर्त में तम। अंतो मुहूर्त अर्थात अंतर मुहूर्त में तम मतलब मात्र, उनकी मात्रा। गुण हानि होदी, गुण हानि होती है। आदि मति गानम अर्थात आदिम ती मतलब तीन, गानम तीनों की। आदिम मतलब शुरुआत के, ती गानम मतलब तीनों की। पल्ला संखेज दिमम अर्थात पल्य के असंख्यातवें भाग की। गुणहानि, गुणहानि होती है। तेज कम्मानम अर्थात तेज और कर्मन अर्थात तेजस कायिक और कर्मन शरीर की। क्या कह रहे देखो, यहाँ पर गुण हानि क्या है ये बात पहले समझो। पूर्व पूर्व गुण हानि से उत्तर उत्तर गुण हानि में गुण हानि का और निषेकों का
द्रव्य दो गुना हीन अर्थात आधा आधा होता है, इसलिए इसको कहते हैं गुण हानि। मतलब 4 को 2 का भाग देना या 4 का आधा भाग कम करना, तो आधा कम करना वो गुण हानि हुआ, और 2 का भाग देना, तो यहाँ पर गुण हानि मतलब दुगना दुगना हीन, आधा आधा यहाँ पर कम होता है, इसको गुण हानि कहते हैं। जैसे 48 समय की स्थिति में 8 समय प्रमाण एक एक गुण हानि का आयाम होता है। वैसे आदिमतीगानम अर्थात आदि के 3 शरीर, आदि के 3 शरीर कौन से हुए? औदारिक, वैक्रियक और आहारक। उनकी तो उत्कृष्ट स्थिति संबंधी गुण हानि यथा योग्य अंतर्मुहूर्त प्रमाण है। अपने अपने योग्य अंतर्मुहूर्त के जितने समय हो उतना गुण हानि का आयाम होता है। आयाम नाम लंबाई का है। आयाम किसे कहते हैं? लंबाई। तो समय समय संबंधी निषेध क्रम से होते हुए आयाम जो है, यह आयाम लंबाई की गिनती करती है। तो तेजस और कारमान की उत्कृष्ट स्थिति संबंधी गुणहानि अपने अपने योग्य पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। वहां पल्ले की वर्गशला का अर्धछेद को पल्ले के अर्धछेदों में से घटाने पर जो अवशेष रहे उसको असंख्यात से गुना करने पर जो प्रमाण हो, उतनी तेजस की सर्व नाना गुण हानि है। तो इस प्रमाण का भाग तेजस शरीर की उत्कृष्ट स्थिति जो संख्यात पल्य प्रमाण है उसको देने पर जो प्रमाण आता है उसको पल्य के असंख्यातवें भाग मात्र तेजस शरीर की गुणानि का आयाम है। और वर्ग शलाका के अर्धछेदों के पल्य को अर्धछेदों में से घटाने पर जितना शेष रहे उतनी कारमान की सर्व नाना गुण हानि है। इस प्रमाण का भाग कारमान की उत्कृष्ट स्थिति जो संख्यात पल्य प्रमाण है उसको देने पर जो प्रमाण आता है उस प्रमाण के पल्ले के असंख्यात भाग मात्र कारमान शरीर की गुणहानि का आयाम है। इस प्रकार गुणहानि आयाम कहा। तो 8 समय की जो गुणहानि अभी हमने 48 समयों में समझी, तो 48 समयों की गुणहानि कितनी? तो त्रैराशिक करने पर सर्व स्थिति में नाना गुणहानि का प्रमाण 6 आता है। वैसे औदारिक शरीर की एक अंतर्मुहूर्त मात्र एक गुणहानि शलाका है, तो 3 पल्ले की नाना गुणहानि कितनी है? ऐसा त्रैराशिक करेंगे तो वहां प्रमाण राशि अंतर्मुहूर्त के समय, फल राशि 1, इच्छा राशि 3 पल्ले के समय व फल राशि से इच्छा राशि को गुना करके प्रमाण राशि का भाग देने पर लब्ध राशि का प्रमाण 3 पल्ले को अंतर्मुहूर्त का यदि भाग दिया तो जो प्रमाण आए उतना वह औदारिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति में नाना गुण हानि का प्रमाण होता है। ऐसे ही वैक्रिक शरीर में प्रमाण राशि अंतर्मूर्त, फल राशि 1, इच्छा राशि 33 सागर करने पर 33 सागर को अंतर्मूर्त का भाग देने पर जो प्रमाण आए उतना नाना गुण हानि प्रमाण होता है। आहारक शरीर का प्रमाण छोटा है अंतर्मूर्त, फल राशि 1, इच्छा राशि बड़ा अंतर्मूर्त कर लिया हमने क्योंकि अंतर्मूर्त है। तो अंतर्मुहूर्त को स्वयोग्य छोटे अंतर्मुहूर्त का भाग देने पर जो प्रमाण आए उतना नाना गुण हानि शलाका का प्रमाण होता है। और तेजस शरीर में प्रमाण राशि पूर्वोक्त गुणहानि आयाम फल राशि 1, इच्छा राशि 66 सागर, मतलब जो उसकी उत्कृष्ट स्थिति वो इच्छा राशि। तो पल्य के वर्ग शलाका के अर्धछेदों से हीन, अर्धछेदों से असंख्यात गुना नाना गुणहानि का प्रमाण होता है। इस तरह से औदारिक आदि शरीरों के गुणानि आयाम, तो 6 नाना गुण हानि का 48 समय प्रमाण स्थिति आयाम होता है। तो एक गुण हानि जो होती है वह एक गुण राशि, प्रमाण राशि 6, फल राशि 48 और इच्छा राशि 1 वहां पर हम लेते हैं। तो इस प्रकार से ये नाना गुण हानि का प्रकरण समझना। देखो ये प्रकरण बहुत बड़ा है और नाना गुण हानि जो है यह हमें मतलब सिर्फ एक सामान्य रूप से इतना जो अभी हमने सुना उतना ही समझना है। देखो विषय कितना कड़ा है, लेकिन विषय को सामान्य रूप से समझो एक बार। जैसे 6300 परमाणु का समय प्रबद्ध बंधा था, उसकी स्थिति से आबादाकाल होने के पश्चात पहले समय में उन परमाणुओं में से 512 परमाणु झड़ गए। ऐसे में
अन्य समय संबंधी निषेकों में उक्त प्रमाण परमाणुओं की निर्जरा होने का क्रम होता है। तो ऊपर ऊपर उस गुण हानि के अंतिम निषेक तक एक एक जो है वो घटता जाता है निषेक। वहां प्रथम निषेक से एक कम गच्छ प्रमाण चय घटने पर एक अधिक गुणहानि आयाम से गुणित चय प्रमाण अंतिम निषेक होता है। तो यहाँ द्वितीयादि निषेकों में से 32-32 घटाए, वहां एक कम गच्छ 7 उस प्रमाण के चय होने पर 224 इतने प्रथम निषेक में से घटते हैं और अंतिम निषेक जो है 288 प्रमाण होते हैं। इस तरह से ये नाना जो गुणहानि है, ये नाना गुणहानि को समझना है। अब देखिए यहाँ पर गुण हानि को कुछ चार्ट के माध्यम से समझते हैं। पहले देखो गुण हानि क्या है। गुणाकार रूप हीन द्रव्य जिसमें पाया जाता है, ऐसे समयों के समूह को नाम गुणहानि कहते हैं। गुणहानि आयाम, एक गुणहानि के समयों को गुणहानि आयाम कहते हैं। और नाना गुणहानि, गुण हानियों के समूह को नाना गुणहानि कहते हैं। अब गाथा का अर्थ देखो। औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन तीन शरीरों में से प्रत्येक की उत्कृष्ट स्थिति संबंधी गुणहानि तथा गुणहानि आयाम का प्रमाण अपने अपने योग्य अंतर मुहूर्त मात्र है। और तेजस तथा कार्बन शरीर की उत्कृष्ट स्थिति संबंधी गुणहानि का प्रमाण यथा योग्य पल्य के असंख्यात्वे भाग प्रमाण है। अब देखो औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन तीन शरीरों की जितनी उत्कृष्ट स्थिति है, उस संबंधी गुणहानि तथा गुणहानि आयाम क्या होगा, उनके योग्य जो है अंतर मुहूर्त मात्र। अब फिर से समझो गुणहानि क्या है। गुणाकार रूप हीन द्रव्य जिसमें पाया जाता है, ऐसे समयों के समूह का नाम गुणहानि। मतलब गुणाकार रूप हीन सीधा आधे आधे वो हो रहे हैं, उसको कहते गुणहानि। गुणहानि आयाम, एक गुणहानि में कितने समय लग रहे हैं, वो गुणहानि आयाम। और नाना गुणहानि, गुणहानियों के समूह को नाना गुणहानि कहते हैं। तो औदारिक का गुणहानि आयाम अंतर्मुहूर्त, वैक्रियक का अंतर्मुहूर्त और आहारक का अंतर्मुहूर्त, तेजस का पल्य का असंख्यात्व भाग और कार्बन का भी पल्य के असंख्यात्व भाग। नाना गुणहानि, जितनी स्थिति होगी उसका भाग देना है गुणहानि आयाम को, तो वहां से निकलेगी गुणहानि मतलब नाना गुणहानि। तो औदारिक शरीर की जितनी स्थिति होगी उसको हमने गुणहानि आयाम मतलब अंतर्मूर्त का भाग दिया, तो जो भी उत्तर आएगा वो आएगा नाना गुणहानि। तो तेजस की नाना गुणहानियों से कार्बन की नाना गुणहानियां कम है, असंख्यात गुना हीन है। तेजस की नाना गुणहानियों से कार्बन की गुणहानियां असंख्यात गुना कम है। और तेजस के गुणहानि आयाम से कार्बन का गुणहानि आयाम बड़ा है। तो समय प्रबद्ध का बंटवारा, समय प्रबद्ध मान लो 6300 परमाणु पकड़े, स्थिति को 48 पकड़ा और गुणहानि आयाम 8। तो सूत्र हमने लिया था स्थिति को डिवाइड करेंगे गुणहानि आयाम से। तो हमने स्थिति ली थी 48, गुणहानि आयाम 8 पकड़ा, तो वहां पर उत्तर क्या आएगा 6। ये निकलेगी नाना गुणहानि। और जो नाना गुणहानि है, वो नाना गुणहानि को फिर हमने अन्ना जो राशि निकालने के लिए उसको 6 का भाग दिया, जो नाना गुणहानि, तो 64 उत्तर आता है। तो निषेकहार 2 को गुणित करना है गुणहानि आयाम से, तो ये 16। तो यहाँ पर अन्योन्याभ्यस्त राशि नाना गुण हानि की संख्या के बराबर 2 की संख्या को रखकर परस्पर गुणा करने से जो गुणनफल प्राप्त होता है वह अन्योन्याभ्यस्त राशि होती है। और निषेकहार गुणहानि आयाम से दुगने परिणाम को निषेकहार कहते हैं, जितना गुणहानि आयाम आया उससे दुगना। चय श्रेणी व्यवहार गणित में समान हानि या समान वृद्धि परिणाम को चय कहते हैं। तो अंतिम गुणहानि का द्रव्य समय प्रबद्ध को अन्योन्याभ्यस्त राशि से हमने डिवाइड किया। अन्योन्याभ्यस्त राशि क्या है, देखो यहाँ पर नाना गुणहानि की संख्या के बराबर 2 की संख्या को रखकर परस्पर गुणा करने से जो गुणनफल प्राप्त होता है वो अन्योन्याभ्यस्त राशि है। तो पूर्व की गुणहानियों का द्रव्य इससे दुगना दुगना है,
अतः पांचवी गुणहानि का द्रव्य 200, चतुर्थ का 400, तीसरी का 800, द्वितीय का 1600 और प्रथम गुणहानि 3200। तो समय प्रबंध का बंटवारा 6300 परमाणु, नाना गुणहानि 6, स्थिति 48। इस प्रकार से ये आगे आगे जो है वो बढ़ती जा रही है। इस प्रकार गुण हानि से अंतिम गुण हानि तक द्रव्य आधा आधा हो रहा है और गुण हानि आयाम 8। तो प्रथम गुण हानि, प्रथम निषेक समय प्रबंध को साधिक 1.5 गुण हानि, ये इस तरह से गणित से हम इसको निकालेंगे। तो प्रथम निषेक से अगले निषेक एक एक चयहीन है, अतः प्रथम गुण हानि इस प्रकार प्राप्त होगी। द्वितीय गुण हानि, यहाँ पर देखिए प्रथम गुण हानि के अंतिम निषेक से एक चय घटाने पर और द्वितीय गुण हानि का प्रथम निषेक आता है। तो 288 में से 32 घटाए 256, और प्रथम गुण हानि के आगे आगे गुण हानियों में चय आधा आधा होता है। तो जो चय अभी हमने ऊपर समझा समान रूप से जो घटता है, तो 32 का चय हमने 32 को भाग दिया 2 से तो 16, अतः द्वितीय गुण हानि होगी 144, 160, 16 16 जो है आगे बढ़ते जाएंगे। तो द्वितीय गुण हानि के सर्वद्रव्य का प्रमाण 1600 आएगा। शेष गुण हानियां भी इस प्रकार से ही निकलती है। अब देखो ये विषय थोड़ा सा कड़ा है, इसलिए इस गाथा को सामान्य रूप से समझकर छोड़ दो, ठीक है ना। ये गुण हानि आयाम गुण हानि बस हमने ये समझा है, आया है, इतना याद रखना। कुछ गाथाएं जो आगे आएगी उसमें से थोड़ा और गुण हानि का विषय जहां पर मतलब समझेंगे तो थोड़ा हो सकता है उसमें समझ में आए। बाकी नहीं भी आया, ऊपर से भी गया, तो इसको छोड़ देना, कोई इतनी दिक्कत का काम नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से औदारिक आदि चार नो कर्म शरीरों में आबाधा नहीं है, इसलिए प्रथम समय से ही निषेक की रचना होती है। और कार्मन शरीर में आबाधा काल में निषेक रचना नहीं होती, अतः उसको छेड़कर निषेक रचना आबाधा के अगले समय से होती है। मतलब वो हमने समझा था निषेक की रचना कैसे कैसी होती है। और जब उनकी गुण हानि होगी, मतलब कितने को हम जो है झड़ सकते हैं, झड़ा सकते हैं, तो कैसे कैसे वो गुणित गुणित रूप से होगी, तो वो उसका एक सामान्य रूप से संख्या के माध्यम से बताया है। तो उतना अभी अर्थ के माध्यम से सिर्फ जितना हमें समझ सकते हैं उतनी ही बात को याद रखना है, बाकी उसमें ज्यादा जाना नहीं है। अब औदारिक आदि समय प्रबंधों का बंध उदय सत्व अवस्था में द्रव्य का प्रमाण कितना होता है, इसके लिए आगे की एक गाथा कहते हैं। एकम समयपबद्धम बंधदि एकम उदेदि चरिमम्मि गुणहानि नदि भन्नम समयपबद्धम हवे सत्तम समयपबद्धम हवे सत्तम। क्या कह रहे हैं? एकम समयपबद्धम बंददि एकम उदेदि चरिमम्मि। जो प्रति समय एक समय प्रबद्ध का बंध जीव को होता है, तो एकम समय प्रबद्धम एक ही समय प्रबद्ध का उदय भी होता है। एक समय प्रबद्ध का बंध प्रति जीव को होता है, एकम समय प्रबद्धम बंध दी, प्रति समय एक समय प्रबद्ध का बंध होता है। तो उदय उदय भी एक समय प्रबद्ध का ही होता है। और कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबंधों की सत्ता होती है। गुण हानि दिवन्नम, दिवन्नम मतलब 1.5, तो 1.5 गुनी हानि समय प्रबंधों की सत्ता होती है। अब देखो आगे आगे की गाथाओं से थोड़ा आपका जो गुण हानि का विषय है वो थोड़ा थोड़ा क्लियर होता जाएगा। इसलिए पहली गाथा में जो उदाहरण हो सकते थे, मतलब जो है वो चार्ट के माध्यम से आपने लिए, लेकिन फिर भी गुण हानि क्या है ये क्यों बता रहे हैं, ये जो है ये अगली अगली गाथाओं से ही क्लियर होता चलेगा विषय, क्योंकि आगे को पढ़ना हमें बहुत जरूरी है। तो अभी एक समझा हमने, यहाँ पर एक बात समझ में आई कि जो एक समय प्रबद्ध हम प्रति समय कर्मों का बंध करते हैं, तो उदय भी उतना ही आएगा। और 1.5 गुण हानि समय प्रबद्ध जो है वो सत्ता में हमेशा रहेंगे। अब देखो क्या कह रहे हैं, औदारिक आदि शरीरों में से
तेजस और कारमान इन दो शरीरों का जीव के साथ संबंध कब से है? तो अनादि से है और निरंतर संबंध है। इसलिए इनका सदाकाल उदय और सत्व जीव के होता ही होता है। उदय भी चल रहा है और सत्ता में भी है। इसलिए जीव मिथ्या दर्शन आदि परिणामों के निमित्त से समय समय प्रति तेजस संबंधी और कारमान संबंधी एक एक समय प्रबद्ध बांधता ही चलता है। पुद्गल वर्गनाओं को तेजस शरीर रूप और ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के कर्म रूप वह परिणमाता रहता है। कारमान वर्गनाओं को कर्म रूप, और इन दोनों शरीरों का प्रति समय एक एक समय प्रबद्ध उदय भी हो रहा है। अर्थात अपना अपना फल देने रूप परिणति रूप जो परिणाम से फल देकर तेजस शरीर पना को या फिर कारमान शरीर पना को छोड़कर वह गल भी जाता है, अर्थात नष्ट हो रहा है। मतलब चाहे सम्यक दर्शन हो चाहे मिथ्या दर्शन हो। अब मिथ्या दृष्टि जीव कुछ नहीं भी कर रहा है तो प्रति समय तेजस और कारमान शरीर एक समय प्रबद्ध बांध रहा है और एक समय प्रबद्ध उनका उदय भी चल रहा है। मतलब जो तेजस और कार्बन शरीर का उपभोग लेकर उसका कर्मों का जो झरना है वो झरना भी चल रहा है। मतलब जैसे इष्टोपदेश में हमने समझा था वो जे मतलब जो कुएं से पानी निकालते राहट, तो राहट ऊपर से भर खाली होता है, नीचे से भरता चलता है। ऐसे समय प्रबद्ध जो है कारमान मतलब और तेजस शरीर की जो कारमान वर्गनाओं को कर्मरूप परिणत करते हैं वो समय प्रबद्ध बंद हो रहा है और उस समय प्रबद्ध उनका उदय आकर वो झर भी रहे हैं। अब समय प्रबद्ध की स्थिति के अंतिम निषेक संबंधी समय में किंचित न्यून 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण सत्ता में भी रहते हैं। इतने परमाणु सत्तारूप इकट्ठे होते हैं। सर्वदा संबंध के कारण परमार्थ से इन दोनों का सत्व द्रव्य में प्रति समय सदा ही होता है और औदारिक वैक्रिक शरीरों के समय प्रबद्धों में विशेष है। तो औदारिक और वैक्रिक शरीरों के ग्रहण के प्रथम समय से लगाकर अपनी आयु के अंतिम समय तक शरीर नाम कर्म के उदय से संयुक्त जीव वह प्रति समय उस शरीर के एक एक समय प्रबद्ध वह बांध रहा है और पुद्गल वर्गनाओं को उस शरीर रूप परिणमा रहा है। मतलब यह जो हमारा शरीर है यह औदारिक शरीर है। तो औदारिक शरीर ऐसा नहीं कि हमने जब पर्याप्त या पूर्ण कर ली तो शरीर बन गया, नहीं। इस शरीर में जो प्रति समय परिवर्तन हो रहा है, प्रति समय जो शरीर बढ़ रहा है या फिर बढ़ने के बाद में बूढ़ा हो रहा है, तो औदारिक शरीर की जो नौ कर्म वर्गनाएं है उन नौ कर्म वर्गनाओं को हम तैयार भी कर रहे हैं, मतलब बांध रहे हैं। और वो कार्मान वर्गनाओं को कर्मरूप परिणत, मतलब कार्मान वर्गनाओं को औदारिक शरीर नाम कर्म रूप जो नौ कर्म वर्गना है उनमें परिणमाने का काम भी चल रहे हैं। तो शरीर ग्रहण समय में बंधे हुए समय प्रबद्ध के पहले निषेध का उदय होता रहता है। अब यहाँ गुण हानि का प्रकरण समझाने का मतलब क्या है कि हमने प्रति समय समय प्रबद्ध जो कार्मान वर्गनाएं कर्मरूप परिणत कर ली थी औदारिक की, और उस समय हमारा शरीर पूर्ण भी हो गया। तो अब उसमें जो पहला निषेध था जिस समय हमने औदारिक शरीर पूर्ण पर्याप्त कर लिया था वह उदय में आया, उसका उदय भी हो गया और उसको उदय मतलब उपभोग लेकर वो झर भी गया। आगे जो है आगे और समय प्रबद्ध हम बांधते भी जा रहे हैं। अच्छा, उदय में भी आ रहा है, बन रहा है, फिर अभी रह कैसे रहा है? तो बताया सत्ता में उतना जो समय प्रबद्ध है वो तो बनता ही रहता है। अब प्रति समय एक एक समय प्रबद्ध का उदय है तो फिर एक एक निषेक का उदय कैसे हो सकता है? अब देखो, निषेक जो है वह समय प्रबद्ध का एक देश है। समझ रहे? निषेक मतलब जो कर्मों की रचना हुई है वो निषेक समय प्रबद्ध का एक देश है। उसको उपचार से समय प्रबद्ध कहते हैं। निषेक समय प्रबद्ध नहीं है, समय प्रबद्ध का एक भाग है, लेकिन उपचार से उसको समय प्रबद्ध कहते हैं। दूसरे समय में पहले समय में बंधे हुए समय प्रबद्ध का तो दूसरा निषेक और दूसरे समय में बंधे हुए समय प्रबद्ध का पहला निषेक, ऐसे दो निषेकों का उदय होता है। क्या हो रहा है? अभी पहले समय में हमने का जो औदारिक शरीर था उस औदारिक शरीर के समय प्रबद्ध निषेकों को बांध लिया। अब समय प्रबद्ध को तो बांध लिया, अब क्या हो गया? दूसरे समय में
जो पहले समय में बंधा था उस समय प्रबंध का पहला निषेक उदय में आया, और जो दूसरे समय में बंधे हुए समय प्रबंध है उसका पहला निषेक। तो पहले समय में जो समय प्रबंध बंधा था उसका पहला उसी समय उदय में आया, दूसरा निषेक जो है वो सत्ता में रहा। अब वो दूसरे निषेक का उदय दूसरे समय के समय प्रबंध के पहले निषेक के साथ आएगा। तो वहां पहले समय प्रबंध में बंधा हुआ दूसरा निषेक और दूसरे समय में जो समय प्रबंध बंधा उसका पहला निषेक, इनका उदय साथ में आएगा। इसी तरह तीसरे आदि समयों में से एक एक से बढ़ते हुए निषेकों का उदय होता है। इस क्रम से अंतिम समय में उदय और सत्वरूप संचय तो युगपत किंचित न्यून 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण होता है। आहारक शरीर का उस शरीर ग्रहण के प्रथम समय से लेकर अपनी अंतर मुहूर्त मात्र स्थिति के अंतिम समय में किंचित न्यून 1.5 गुनी हानि से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य का उदय सत्वरूप संचय एक साथ होता है, और प्रति समय बंधे उसे समय प्रबद्ध तो हम समझ रहे हैं। इसलिए प्रति समय समय प्रबद्ध का बनना तो होता है, उदय भी समय प्रबद्ध का होता है, और किंचित न्यून 1.5 गुनी हानि गुणित समय प्रबद्ध सत्व भी इसका होता है। अब ये कैसा होता है, मतलब बंद समय प्रबद्ध हो रहा है, उदय भी समय प्रबद्ध हो रहा है, फिर वो सत्ता में भी बता रहे हैं, तो सत्ता में कैसे होंगे, अब ये विषय समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगली गाथा में इसको बता रहे हैं कि वो जो सत्ता में रह रहा है वो सत्ता में उतना क्यों है। अभी देखो, आप हाथ मत उठाओ, विषय में समझ रहा हूं कड़ा है, इसको सुन लो, अगली अगली गाथा को आने दो, उसमें जितना विषय हमारा क्लियर हो जाता है उतना सब धीरे धीरे हो जाएगा विषय, क्योंकि विषय कड़ा है। बट समझने जैसा विषय है कि हम जो शरीर अभी यहाँ पर भोग रहे हैं उसमें प्रति समय उसको भी हम तैयार कर रहे हैं और उसको उदय में भी ला रहे हैं। इसलिए एक एक विषय को समझो गाथा के माध्यम, इसलिए मैंने ज्यादा प्रश्न इसमें नहीं लिए, जो गाथा का विषय आता जाएगा उसी विषय को हम ले रहे हैं। अब देखो 254 गाथा में हमने ये समझा प्रति समय एक समय प्रबद्ध का बंध होता है और एक ही समय प्रबद्ध का उदय होता है, और कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्धों की सत्ता भी रहती है। अब ये सत्ता होती क्यों है, बंध समय प्रबद्ध का है, उदय समय प्रबद्ध का है, फिर सत्ता कहाँ से आई, तो ये अगली गाथा में हमको समझा रहे हैं। हाँ, 255 नंबर की गाथा देखिए। नवरियदु शरीरानम, नवरियदु शरीरानम, गलिदवशेषा उमे तठीदि बंधो, गुणहानि नदिवट्ठम, संचयमुदयं चचरीमम्मि, संचयमुदयं चचरीमम्मि। क्या कह रहे हैं, नवरीय दुशरीरानम, गलिद व शेषा उमेत ठिदी बंधो। तो जो दो दुशरीरानम मतलब जो दूसरा शरीर, गलिद व शेष, तो जो दूसरे शरीर का योग है वो गलित, और अवशेष, अवशेष फिर दिया आयु, फिर दिया मेत्त मतलब मात्र, ठिदी बंधो अर्थात स्थिति बंध, गुणहानि न दिवट्ठम, और गुणहानि दिवट्ठम मतलब 1.5, संचय मुदयम चरीरम्मी अर्थात चरम शरीर वालों में। क्या कह रहे हैं, औदारिक वैक्रियक शरीरों के शरीर ग्रहण के प्रथम समय से लेकर अपनी स्थिति के अंतिम समय तक जो समय प्रबद्ध बनते हैं उनका स्थिति बंध गलितावशेष आयु मात्र जानना, गलितव शेष, ठीक है ना, गलितव शेष अर्थात गलित अवशेष आयु मात्र जानना, जितनी अपनी आयु का प्रमाण हो उसमें से जो व्यतीत हुआ उसे गलित कहते हैं। जैसे हमारी आयु मान लो 100 साल की है और अभी हमारी उम्र 37 साल की है, तो 37 साल जो है वो गलित हो गया।
अवशेष रहे उसे गलितावशेष आयु कहते हैं। और जो आयु बची है 37 के बाद आगे की, उसको कहते हैं गलितावशेष। उस प्रमाण जानना, वही कहते हैं कि शरीर ग्रहण के प्रथम समय में जो समय प्रबद्ध बंधा, उसका स्थिति बंध अपनी संपूर्ण आयु मात्र होता है। दूसरे समय में जो समय प्रबद्ध बंधा, उसका स्थिति बंध एक समय कम अपनी आयु प्रमाण होता है। तीसरे समय में जो समय प्रबद्ध बंधा, उसका स्थिति बंध दो समय कम अपनी आयु प्रमाण होता है। ऐसे ही चौथे आदि उत्तरोत्तर समयों में जो समय प्रबद्ध बनते हैं, उनका स्थिति बंध एक एक समय से घटता होता है। और अंतिम समय में बंधे हुए समय प्रबद्ध का स्थिति बंध एक समय मात्र होता है। क्यों? क्योंकि उस समय वो अंतिम समय में बंधा हुआ है। तो प्रथम समय से लेकर अंतिम समय तक बंधे हुए जो समय प्रबद्ध, उनकी स्थिति अपनी आयु को उल्लंघन कर नहीं होती है। बात समझ रहे हैं? अभी मान लो हमारी आयु 37 साल की है। अब जितनी भी आयु बंधी, अब मालूम ने आयु किसने देखी है आगे, समझो 60 साल है, 65 साल है, जो भी एक आयु उम्र हम पकड़े। अब गलित अवशेष मतलब बाकी की आयु। अभी मान लो 37 साल एक समय में यदि औदारिक शरीर का समय प्रबद्ध बंध किया, तो उसमें 37 साल एक समय कम बाकी जो शेष आयु है, उतना समय प्रबद्ध वह बांधा जाएगा। अब उदय समय प्रबद्ध आ रहा है, तो जो पहले समय में मतलब जब हमारा शरीर पर्याप्त हुआ था, उस समय जो औदारिक शरीर का बंध हमने किया था, उतने समय मतलब पहला समय जो था, वो पहला समय को शेष रहकर बाकी जितने भी हमारे आयु थी, उतना औदारिक बंध किया। लेकिन उसके बाद देखो, आयु कर्म को छोड़कर बाकी प्रत्येक का बंध निरंतर चलता रहता है। तो ये बंध भी हमारा निरंतर चल रहा है। तो औदारिक शरीर जो समय प्रबद्ध बन रहा है, उतनी आयु जितनी हमने भोग ली उतना कट के बाकी जो शेष बची है उतना हो रहा है। इसलिए बंध समय प्रबद्ध का हो रहा है, उदय समय प्रबद्ध का हो रहा है। लेकिन जो अंतिम आयु तक का हमने बांधा था, उतनी सत्ता हमारी बनी हुई है। इसको कहते हैं डेढ़ गुण हानि रूप सत्ता में समय प्रबद्ध जो स्थिति बंध है, वो तो चलता रहता है। तो प्रथम समय से लेकर अंतिम समय तक बंधे हुए जो समय प्रबद्ध, उनकी स्थिति अपने आयु का उल्लंघन नहीं करती है, मतलब जितनी आयु उतना ही बांधती है। इस प्रकार जिस जिस समय प्रबद्ध की जितनी जितनी स्थिति हो, उस समय प्रबद्ध की उतनी उतनी स्थिति प्रमाण निषेक रचना होती रहती है। फिर से, जिस जिस समय प्रबद्ध की जितनी जितनी स्थिति हो, उस समय प्रबद्ध की उतनी उतनी स्थिति प्रमाण निषेक रचना मतलब आगे की निषेक रचना होती चलती है। अंत में समय प्रबद्ध की स्थिति एक समय कही, वहां एक निषेक संपूर्ण समय प्रबद्ध मात्र होता है। वहां एक ही समय है, वह संपूर्ण समय प्रबद्ध होता है। और अंतिम समय में किंचित न्यून डेढ़ गुण हानि मात्र गलितावशेष समय प्रबद्ध सत्वरूप इकट्ठे होते हैं। तो क्योंकि वो जो पहला हमने बंधा हुआ था, वो भी वहां पर है, तो अंतिम समय में किंचित न्यून डेढ़ गुण हानि मात्र गलितावशेष जो समय प्रबद्ध है, उतना सत्ता में है। तो जिन बंधे हुए समय प्रबद्धों के जो निषेक पूर्व में गल गए अर्थात निर्जरा हो गई, उनमें से अवशेष निषेक रूप जो समय प्रबद्ध रहे, उन्हें गलितावशेष कहा। वे सब इकट्ठे होकर कुछ कम डेढ़ गुण हानि मात्र समय प्रबद्ध अंतिम समय में सत्तारूप इकट्ठे होते हैं। और उस अंतिम समय में ही उन सबका उदय आ जाता है। और आयु का अंत होने के पश्चात वे नहीं रहते, इसलिए उस समय सर्व ही झड़ जाते हैं। इस प्रकार देव नारकियों के तो वैक्रिक शरीर का और मनुष्य और तिर्यंचों के औदारिक शरीर का अंतिम समय में कुछ कम डेढ़ गुण हानि मात्र समय प्रबद्धों का सत्व और उदय युगपद होता है। समझ रहे आप? अब देखो, अब थोड़ा विषय और क्लियर हो गया हमारा। जो गुण हानि को हम समझ रहे थे, वो गुण हानि क्या है?
तो जितने समय प्रबद्ध हम बांध रहे हैं और जितने समय प्रबद्ध उदय में आ रहे हैं, तो सत्ता में 1.5 गुण हानि रूप तो हमेशा है ही। तो उन सत्वों को, समय प्रबद्ध को हम अंतिम समय में एक साथ उदय में लाते हैं और झरकर वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगली जो आयु हमको मिलने वाली है, उस आयु के अनुसार शरीर का बंध हम वहां पर करेंगे। इसलिए इस शरीर का बंध प्रति समय जो हो रहा है, तो भोगी हुई आयु का जो है उतना घटकर अगली जो शेष आयु है उतना ही समय प्रबद्ध बनता है, और 1.5 गुण हानि रूप जो है वो सत्ता में भी रहता है, और अंतिम समय में वो हानि रूप जो सत्ता का, जो अंतिम समय में एक समय प्रबद्ध बांधा उतना एक समय प्रबद्ध का एक साथ बंध, उदय और वो 1.5 गुनी हानि का जो है उदय, उनका भी उदय आ जाता है, और यह जीव उसको सबको भोग के मतलब अपने शरीर का त्याग करता है। ठीक है। अब देखिए, जो एक बात हमने ऊपर पढ़ी थी कि एक तो जीव जब उत्कृष्ट आयु बांधता है, तो उत्कृष्ट आयु बांधने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है, और वह सामग्री के साथ उत्कृष्ट योग भी चाहिए। तो उस सामग्री की बात अगली गाथा में आएगी। अब देखो, यहाँ पर ये 255 नंबर, औदारिक और वैक्रियक शरीर में यह विशेषता है कि इन दोनों शरीरों की बद्धमान समय प्रबद्धों की स्थिति भुक्त आयु के अवशिष्ट आयु के स्थिति प्रमाण हुआ करती है, और इनका आयु के अंत समय में 1.5 गुण हानि मात्र उदय और संचय रहता है। तो 5 शरीरों का बंध, उदय और सत्व का द्रव्य प्रमाण। तेजस और कार्बन शरीर प्रति समय एक समय प्रबद्ध बनते, उदय भी एक समय प्रबद्ध होता है, और इनका सत्व अभी हमने ऊपर समझा था, ये निरंतर चलता रहता है, क्योंकि जीव के साथ इनका संबंध अनादि निरंतर है। औदारिक शरीर प्रति समय एक समय प्रबद्ध बनते हैं। अब प्रथम समय में एक निषेक, द्वितीय समय में 2 निषेक और तृतीय समय में 3 निषेक, ऐसे समय प्रबद्ध, और चरम में कुछ कम 1.5 गुण हानि समय प्रबद्ध इनकी सत्ता रहती है। वैक्रियक का भी इसी तरह से हमें जानना है। आहारक में एक समय प्रबद्ध जो है इनका बंध, उदय भी अंत समय में एक समय प्रबद्ध, और कुछ कम 1.5 गुण हानि समय प्रबद्ध इनका भी जो है उदय चलता है, और सत्ता में चरम समय में कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध जो अंतिम समय में रहता है, जो अभी हमने ऊपर समझा। तो सत्व का द्रव्य प्रमाण 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध, तो 1.5 को हमने 1.5 गुना हानि 1.5 लिया, गुणित जो है 8 समय प्रबद्ध गुणित 6300, तो ये 75,600, और त्रिकोण रचना का जोड़ 71,304, इसलिए कहा कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध। ठीक है। अब जितना विषय इसमें से हम ग्रहण कर सकते लीजिए, ऐसा इतना कठिन परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, एक सामान्य रूप से हमको समझते हुए चलना है बस। ठीक है। 256 नंबर की गाथा देखिए, और इस विषय में पूरी गाथा होने के बाद एक रिवीजन रूप जब आप लेंगे ना, मतलब तो थोड़ा सा आपको विषय जो आवश्यक है, जो समझना है, जो आचार्य कहना चाह रहे हैं, उतना समझ में हमें आ जाएगा। अब देखिए, ये कह रहे हैं अगली गाथा में कि जो उत्कृष्ट योग कहा था, और उसके साथ कुछ कुछ सामग्री कहा था, जो आवश्यक सामग्री यदि हो तो उत्कृष्ट शरीर का जो संचय है वो होता है। तो फिर वो कौन कौन से हैं, वो बातें अगले 256 नंबर की गाथा में बता रहे हैं। ओरालिय वर संचम, ओरालिय वर संचम, देवुत्तर पूर्वजाद जीवस्य, देवो देवुत्तर पूर्वजाद जीवस्य, तिर्यमनुषस्य हवे, तिर्यमनुषस्य हवे, चरी मधुचरी में पल्लठी दीगस, चरी मधुचरी में पल्लठी दीगस, ओरालीय अर्थात औदारिक, वर अर्थात उत्कृष्ट संचय, तो औदारिक शरीर का उत्कृष्ट संचय,
देव उत्तर कुरु, अर्थात देव कुरु और उत्तर कुरु, ठीक है ना, देव कुरु उत्तर कुरु, जात जीवस्य, वहां के जीवों का, तिर्य मनुष्य, और तिर्यंच और मनुष्यों का होता है चरिम दुचरिम, अर्थात चरम और द्विचरम में, ती पल्ल अर्थात तीन पल्य, ठिदिगस अर्थात स्थिति वालों का। क्या बता रहे हैं यहाँ इस गाथा के माध्यम से समझा रहे हैं, जीव के जहां औदारिक आदि शरीरों के उत्कृष्ट से बहुत परमाणु इकट्ठे हो, उसको क्या कहते हैं, उत्कृष्ट संचय। ये कल का विषय आया था, कल हमने पढ़ा था कि जीव औदारिक आदि शरीरों का उत्कृष्ट संचय कब करता है। तो जीव के जहां औदारिक आदि शरीरों के उत्कृष्ट पने से बहुत परमाणु इकट्ठा हो उत्कृष्टता से, वहां उत्कृष्ट संचय होता है। वहां जो जीव तीन पल्ले की आयु का धारक होकर देवकुरु या उत्तर कुरु भोग भूमि का तिर्यंच या मनुष्य होकर उत्पन्न हुआ, ध्यान से, जो जीव तीन पल्ले की आयु का धारक होकर देवकुरु या उत्तर कुरु भोग भूमि का तिर्यंच या मनुष्य होकर उत्पन्न हुआ, वहां उपजने के पहले समय में उस जीव के वहां योग्य जो उत्कृष्ट योग है उसके द्वारा आहार ग्रहण किया, तथा उसके योग्य उत्कृष्ट योग की वृद्धि उससे बढ़ता हुआ वह जीव बहुत बार उत्कृष्ट योग स्थानों को ग्रहण करता है और जघन्य योग स्थानों को बहुत बार ग्रहण नहीं करता, अर्थात उस जीव के योग्य उत्कृष्ट योग स्थानों को बहुत बार प्राप्त होता है और उस जीव के योग्य जघन्य योग स्थानों को बहुत बार प्राप्त वो नहीं होता। तो अधस्तन स्थितियों के निषेकों का जघन्य पद करता है। तो ऊपर के निषेकों संबंधी जो परमाणु उनमें से थोड़े परमाणु का अपकर्षण करके स्थिति घटाकर नीचे के निषेकों का निक्षेपण करता है, वह जो ऊपर की स्थिति के निषेकों को उत्कृष्ट पद करता है। अर्थात नीचे के निषेकों में स्थित जो परमाणु उनसे बहुत परमाणुओं का उत्कर्षण करके मतलब स्थिति को बड़ा करके ऊपर के निषेकों का निक्षेपण करता हुआ पाया जाता है। तो इस तरह से वह जो मनुष्य या तिर्यंच है, वह जो मनुष्य या तिर्यंच है, वह जीव आयु में जो उसको आयु मिली उसके वचन योग का काल अल्प है, मनोयोग का काल अल्प है, और वचन योग कम बार होता है, मनोयोग कम बार होता है, लेकिन बाकी जो उत्कृष्ट योग है वह काय योग, वह काय योग का प्रवर्तन उसका बहुत बार होता है और बहुत काल तक होता है। इस प्रकार आयु का अंतर मुहूर्त अवशेष रहने पर यथा योग्य मध्य के ऊपर के योग स्थानों में अंतर मुहूर्त काल तक रहा और यह जो रचना है यह रचना आगे आगे वह करता गया। तो जब उसका उत्कृष्ट योग स्थान को वह प्राप्त हो जाएगा, तो अंतिम समय में उत्कृष्ट योग स्थान को प्राप्त हुआ उस जीव के उन अंत के दोनों समयों में औदारिक शरीर का उत्कृष्ट संचय होता है और वैक्रिक शरीर का भी वैसे ही वो उत्कृष्ट बंध करते हैं। ये किसकी बात की, ये बात की देव गुरु और मनुष्य। तो क्या कह रहे, औदारिक शरीर, परिणाम योग स्थान और उपपाद योग स्थान, ठीक है। कल एक दीदी का प्रश्न आया था, ये चारों जो योग स्थान है ये कौन कौन से, तो ये देखिए, उपपाद योग स्थान, एकांतानुवृद्धि योग स्थान, परिणाम योग स्थान और उपपाद योग स्थान। तो अपर्याप्त और पर्याप्त काल, अपर्याप्त काल में एकांतानुवृद्धि योग स्थान और पर्याप्त काल में परिणाम योग स्थान। तो ये एकांतानुवृद्धि मतलब जन्म का पहला समय, तो उत्कृष्ट योग स्थान 2 समय, 3 समय, 4 समय, 5 समय, 6 समय, 7 समय, 8 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 समय,
तो इस तरह फिर से 7, 8, 7, 6, 5, 4 समय ऐसे ये जघन्य योग स्थान होते हैं। तो औदारिक शरीर की उत्कृष्ट संचय की सामग्री क्या-क्या है? तो औदारिक शरीर की उत्कृष्ट संचय की सामग्री देखो, इस गाथा का ये सामान्य रूप से अर्थ ही है ऐसा समझना। 3 पल्योपम की आयु लेकर देवकुरु और उत्तर कुरु में जन्मा हुआ जो जीव है, वो उसकी पहली सामग्री। रुजु गति से उत्पन्न भव के प्रथम समय से उत्कृष्ट योग के द्वारा उसने जो आहार ग्रहण किया और उत्कृष्ट वृद्धि से बड़े हुए उत्कृष्ट योग स्थानों को बहुत बार ग्रहण किया और सबसे लघु अंतर्मूर्त काल द्वारा वह पर्याप्त हुआ और वचन योग की शलाका का काल अल्प है, मनोयोग का भी अल्प है, काय योग का ही उनका अधिक रहता है। तो औदारिक शरीर के उत्कृष्ट संचय की सामग्री क्या है? मनोयोग का काल अल्प है, नखादि छेद अल्प हैं, आयु काल के मध्य कदाचित विक्रिया नहीं की और जीवितव्य काल के स्तोक शेष रहने पर योग यव मध्य के ऊपर अंतर्मूर्त काल रहा और अंतिम जीव गुण हानि स्थानांतर में अवली के असंख्यात्य भाग प्रमाण काल तक रहा। चरम और द्विचरम समय में उत्कृष्ट योग को प्राप्त हुआ और अंतिम समय में तद्भवस्थ उस जीव के औदारिक शरीर का उत्कृष्ट प्रदेश संचय होता है। मतलब औदारिक शरीर ये उत्कृष्ट प्रदेश संचय उस समय बांधता है। बस इतना है कि जो औदारिक शरीर है वो उत्कृष्ट उसका बंध जो है वो जीव कब करता है, तो उसकी सामग्री जो है देव कुरु और उत्तर कुरु के मनुष्य तिर्यंच के पास ही है। 257 नंबर की गाथा देखिए। हाँ, वेगुवियवर संचम वेगुवियवर संचम 22 समुद्र आरन दूगम्मी जम्मावर जोगस्स जम्मावर जोगस्सय वारा अन्नत्थ नहीं बहुगा वारा अन्नत्थ नहीं बहुगा वेगुविय वर संचम अर्थात वैक्रियक शरीर का उत्कृष्ट संचय कौन करेगा? तो द्वाविंशति समुद्र आरन द्विके आरन द्विके अर्थात आरन और अच्युत दो स्वर्गों के ऊपर के पटल संबंधी द्वाविंशति समुद्र, समुद्र का अर्थ यहाँ पे सागर, तो 22 सागर की आयु के संयुक्त देवों में होता है। वैक्रियक शरीर का उत्कृष्ट संचय आरन और अच्युत दो स्वर्गों के ऊपर के पटल संबंधी जो 22 सागर के आयु संयुक्त देवों में होता है। जम्मा क्योंकि वर जोगस्स उनका जो वर मतलब उत्कृष्ट योगस्स योग जो होता है वारा अन्नत नहीं बहुगा वह अन्यत्र नहीं होता है। तो अन्यत्र मतलब नीचे के या इनके ऊपर के पटलों में अथवा जो वैक्रिक शरीर के धारी नारकी भी है तो उन सर्व नारकियों के वो नहीं होता क्योंकि आरण और अच्युत के बिना अन्यत्र वैक्रियक शरीर रूप योग का बहुत बार प्रवर्तन नहीं होता है और उस योग्य जो अन्य सामग्री है वो अन्य सामग्री भी अन्यत्र बहुगा नहीं बहुत बार प्राप्त ही नहीं होती है। इसलिए अरण और अच्युत तो वैक्रियक शरीर का उत्कृष्ट संचय 22 सागर की आयु वाले आरण और अच्युत स्वर्ग के ऊपरी पटल संबंधी देवों के ही होता है क्योंकि वैक्रियक शरीर का क्योंकि वैक्रियक शरीर का उत्कृष्ट योग तथा उसके योग्य दूसरी दूसरी सामग्रियों का अन्यत्र अनेक बार नहीं होता। तो वैक्रियक शरीर के उत्कृष्ट प्रदेश संचय की सामग्री 22 सागर स्थिति वाले अरण अच्युत कल्प देवों में उत्कृष्ट संचय होता है। शेष सब औदारिक शरीर की तरह ही होता है। नखच्छेद अल्प है, यह विशेषण यहाँ संभव नहीं है क्योंकि वैक्रियक शरीर में छेद भेद नहीं होता और विक्रिया भी अल्प की। एक गाथा और कर लेते हैं।
तेज शरीरम जेठम, तेज शरीरम जेठम, सत्तमचरिमं विदियवारस्य, कम्मस्सवि तथैव, य निरये बहुबार भमिदस्य। औदारिक और वैक्रियक का उत्कृष्ट संचय स्थान बताया। अब यहाँ पर तेजस और कारमान शरीरों का उत्कृष्ट संचय स्थान बता रहे हैं। अब बता रहे तेजस शरीर जेठम सत्तम, अर्थात तेजस शरीर का, जेठम मतलब ज्येष्ठ अर्थात उत्कृष्ट जो संचय है, सप्तम चरीरम्मी अर्थात सप्तम चर में, विदीय वारस्य अर्थात दूसरे वारस्य, और कम्मस्य भी अर्थात कार्मन का भी, तत्रैव वहां, तथैव अर्थात वहां पर ही, निरये बहुबार भ्रमितस्य बहुबार भ्रमित के। तो तेजस शरीर का भी उत्कृष्ट संचय औदारिक शरीर की तरह है। विशेष इतना है कि जो जीव दूसरी बार सप्तम चर में अर्थात सातवें नरक के पृथ्वी में उत्पन्न हुआ, अर्थात सातवें नरक में उत्पन्न हो, मरकर तिर्यंच होकर फिर सातवें नरक में उत्पन्न हुआ, उसी जीव के होता है। आहारक शरीर का भी उत्कृष्ट संचय औदारिकवत है। विशेष इतना है कि आहारक शरीर को उपजाने वाले प्रमत्त संयमी के ही वह होता है। और कारमान शरीर का उत्कृष्ट संचय सातवीं नरक की पृथ्वी में नारकियों में जिस जीव ने बहुत बार भ्रमण किया उसी के होता है। उससे कोई जीव बादर पृथ्वी कायिक में अंतर मुहूर्तकम पृथ्वीक्त पूर्व कोटि से अधिक 2000 सागर से हीन कर्म स्थिति को प्राप्त हुआ। वहां उस बादर पृथ्वी काय संबंधी अपर्याप्त पर्याय थोड़े धारे, पर्याप्त पर्याय बहुत, उनका इकट्ठा किया, और पर्याप्त काल बहुत हुआ और अपर्याप्त काल थोड़ा। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, तेजस शरीर का उत्कृष्ट संचय सप्तम पृथ्वी में दूसरी बार उत्पन्न होने वाले जीव के होता है, और कार्मन शरीर का उत्कृष्ट शरीर संचय अनेक बार नरकों में भ्रमण करके सप्तम पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले जीव का होता है। और आहारक शरीर का उत्कृष्ट संचय प्रमत्त विरत के औदारिक शरीर वक्त अंतिम समय में ही होता है। इतना आज कर लेते हैं। ये जो थोड़ा वर्णन है कल की कक्षा में पढ़ेंगे।